बेदर्दी सैयां भाग 5। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि रोशनी ने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वो एक जिंदा लाश थी। जैसे लाश बातें नहीं करती, वैसे वो भी आखिरी में बातें नहीं करती थी। अब आगे, मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। रजत रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रजत वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो मिल भी गई तो भी वो कभी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं, उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो सहा है। रजत के कदम रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे ले लिए। तो रजत वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूँगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी खाली और हैरान सी रजत को देखने लगी थी। उसने जो रजत के बारे में सुना था और जो उसने देखा, ये रजत उस रजत से बिल्कुल अलग था। जो इमेज लोगों की नज़रों में रजत की बनी थी, वो रजत आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी रजत के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। रजत को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि खुशी उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती है। वो तो एक सीधी सी और एक वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज खुशी के अतीत के पन्ने रजत के सामने खोलने वाली थी। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर रजत के दिल में एक ठेस सी उठी थी, जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो रजत और मनन को हुआ। हाँ, मनन ने भी आज खुशी के इस दर्द को सुना था, जो खुशी की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। रोशनी ने कहा, खुशी का रेप हुआ था, तो नीलम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, ये लड़की चुप कर। रोशनी ने नीलम को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप रह ली। मैं अब और नहीं, आज मैं सबकी हकीकत सामने लाकर रहूंगी। खुशी का भी हंसता खेलता एक परिवार था, जिसमें उसके माँ पापा, वो थी उसके पिता जय और माँ प्रिया की इकलौती संतान थी। वो जय और प्रिया दोनों ही उसे अपनी बेटी नहीं बेटा मानते थे। जय की तो जान थी वो, और खुशी चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी। लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है। बचपन में ही खुशी के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और खुशी अकेली रह गई। कहने के लिए तो उसके परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची ने खुशी के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाही, लेकिन खुशी के 18 साल होने से पहले वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने खुशी को अपने पास ही रख लिया। और नीलम कुछ दिनों तक तो उसके साथ ठीक तरह से रही, लेकिन फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खुशी रीमा और मनन के साथ स्कूल जाती थी। रीमा हमेशा से उससे चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाती, लेकिन मनन हमेशा खुशी का साथ देता था। लेकिन रीमा के बड़ी होने से वो भी कभी कभी चुप रह जाता था। खुशी अब वो खुशी नहीं रही थी, वो शांत और डरपोक रहने लगी थी। और फिर वो दौर शुरू हुआ जब खुशी ने मौत की दुआएं मांगी। ये बर्तन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? नीलम कम खुशी पर बरसते हुए बोली, जी चाची, मैं धो देती हूँ। खुशी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थी। उसके कंधे पर बैग बैग टंगा था। 12th क्लास में हो गई थी। वो सुबह घर के अधिकतर काम करके स्कूल जाती थी। वहीं रीमा और मनन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते। खुशी घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। आज खुशी थोड़ी लेट उठी तो कुछ काम रह गए थे और वो तैयार होकर जाने लगी थी कि नीलम ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया। इधर मनन खुशी का इंतजार करते करते थक गया और वो चला गया। अब खुशी ने जब तक सब बर्तन साफ किए, तब तक 8 बज चुके थे और वो लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लगने वाले थे। इसीलिए वो स्कूल के लिए रवाना हुई और 8:15 तक पहुंच गई, जहां उसे पनिशमेंट मिला। लेकिन फिर भी खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि नीलम उससे बोली, जा जाकर चाय बनाकर
बर्तन रखे हैं उनको साफ कर देना। खुशी ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किया। बिना किए ही किचन में चली गई। कुछ देर में वो नीलम के लिए चाय बनाकर लाई तो नीलम ने खुशी को घूरते हुए चाय का कप लिया और उसका एक सिप लेकर बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। नीलम ने चाय को खुशी के हाथ पर फेंक दिया जिससे खुशी जोर से चिल्लाई। तभी मनन और रीमा दौड़ते हुए आए। मनन ने खुशी का हाथ देखा तो वो लाल हो चुका था, जिससे मनन ने नीलम की ओर देखकर कहा, माँ ये क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हो? वो सारा काम करती है तो आप उसे परेशान करती रहती हैं। नीलम ने कप को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए होती है और ये हमेशा ज़्यादा डालकर लाती है। खुशी अपने हाथ को पकड़कर रोए जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तभी नीलम ने रोती हुई खुशी के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और बोली, रो के किसको दिखा रही है? तेरे रोने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझी? जा जाकर काम कर। मनन ने नीलम को गुस्से से देखकर कहा, मुझे फर्क पड़ता है माँ, और आज से अगर आपने खुशी के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वो करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती। मनन खुशी को वहाँ से लेकर जाने लगा तो नीलम ने कहा, मनन तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है। तू तो अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। मनन कुछ नहीं बोला। वो खुशी को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोला, सॉरी खुशी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। खुशी कुछ नहीं बोली, वो बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मनन की ये परवाह उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। मनन की परवाह ने खुशी को, उसके इकलौते साथी को, उससे दूर कर दिया। हाँ, विश्वास और नीलम ने मनन को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दिया ताकि वो खुशी के करीब ना रह सके और ना ही उसके रास्ते में आ सके। मनन चला गया। अब खुशी अकेली रह गई थी। विश्वास, नीलम और रीमा तीनों एक जैसे थे। रीमा अपने माँ के सिखाए रास्ते पर चल रही थी। वो भी खुशी को सिर्फ एक नौकर ही समझती थी। उससे अपने सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल का काम भी खुशी से ही करवाती। खुशी अब 12 के एग्ज़ाम दे चुकी थी और वो पास भी हो चुकी थी। खुशी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वक्त ना मिल पाने से वो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकी। स्कूल से आकर वो घर के कामों में लग जाती और रात 10 बजे के बाद पहले रीमा का काम करती, उसके बाद में खुद का। सुबह फिर से काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो पिछड़ गई, लेकिन फिर भी उसे ज़िंदगी से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की डायरी जो वो हर वक्त अपने पास रखती थी, जिसमें वो ज़िंदगी की बहुत सी बातें पढ़ती थी जो जय ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। खुशी अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर ही संघर्ष कर रही थी। जय की डायरी की चंद बातें जो उसके जहन में चलती रहती थी, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, यूँ मानो खुशी संघर्ष ही ज़िंदगी है, कभी संघर्ष से घबराना मत। यही वजह थी कि वो कभी हताश नहीं हुई। जब भी हताश होती, अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ जाती और हर अगले पन्ने पर उसे उत्साह मिलता था। खुशी अब 17 साल की हो गई थी। वो कॉलेज के दौर में आ गई, लेकिन नीलम ने साफ मना कर दिया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रहकर काम करेगी, और रीमा कॉलेज जाएगी। लेकिन खुशी कॉलेज जाना चाहती थी, इसीलिए उसने नीलम से कहा, चाची जी मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं सारे काम करके जाया करूँगी, आप प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दे। लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया। तो खुशी अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो जी भर कर रोई और अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ गई। आज के पन्ने पर लिखा था, बेटा जब कभी तुम्हारे मन का ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे आराध्य के मन का होने वाला है। इसीलिए कभी ऐसा हो तो वो होने देना जो हो रहा हो। खुशी ने डायरी को बंद किया और उस पर अपना सिर रखकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसे नीलम की आवाज़ सुनाई दी, ओ महारानी, चल उठ जा, अब कपड़े धोने हैं, सुलाने के लिए नहीं रखा है तुझे। खुशी उठी और डायरी को एक और रखकर नीलम को बिना देखे ही बाहर जाने लगी। तो नीलम ने उसे रुकने के लिए कहा। खुशी रुक गई तो नीलम उसके पास आई और खुशी का जबड़ा पकड़कर बोली, ये जो तेरा ना देखने का नाटक है ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाला। ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? खुशी ने नीलम को आज पहली बार ऐसा करते देखा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो नीलम ने उसके मुंह को भींचते हुए कहा, खबरदार जो एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसे छोड़कर दूर कर दिया और बोली, जा जाकर कपड़े धो। खुशी बाथरूम में आकर कपड़े धोने लगी।
आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे और वो कपड़े धोए जा रही थी। उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी, जिससे वो और ज़्यादा रोने लगी। कभी वो रुक जाती तो फिर लग जाती। उसने कपड़े धोए तब तक शाम हो चुकी थी। अब नीलम ने आदेश दिया कि खाना बना ले, तो खुशी किचन में चली आई और उसके आते ही रीमा बोली, सुन, मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। अभी खुशी ने धीरे से कहा, मुझे खाना बनाना है। तभी रीमा ने उसे घूर कर देखा और कुटिलता से मुस्कुराकर बोली, पहले तो तू कॉफ़ी ही बनाएगी। तभी रीमा जोर से बोल पड़ी, मम्मा, खुशी मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बना रही। नीलम दंदनाती हुई किचन में आई और खुशी के बाल पकड़कर बोली, जब वो कह रही है कॉफ़ी पीनी है तो बना क्यों नहीं रही? खुशी ने फिर कहा, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलम ने खुशी के बालों को छोड़ दिया और उसके एक जोरदार तमाचा रख दिया, जिससे कमज़ोर खुशी एक ओर गिर गई। उसे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि नीलम उस पर हाथ भी उठा सकती है। खुशी के आंसुओं का सैलाब एक बार फिर हाजिर था। खुशी अब काफ़ी बना रही थी। नीलम और रीमा दोनों बाहर सोफे पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। खुशी ने कॉफ़ी बनाई और रीमा को ले जाकर दे दी। खुशी अब वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रीमा ने कहा, रुक। खुशी रुक गई तो रीमा ने एक सिप लिया और मुंह बनाकर बोली, ये कॉफ़ी बनाई है, इतनी कड़वी, सारा मुंह कड़वा कर दिया। खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अच्छी ही बनाई थी, ये कड़वी पता नहीं कैसे। खुशी पूरा वाक्य पूरा करती कि रीमा ने कॉफ़ी का कप खुशी के हाथ पर उड़ेड़ दिया, जिससे खुशी जोर से चिल्ला पड़ी। तभी नीलम बोली, अब कड़वी कॉफ़ी बनाई है तो सज़ा तो मिलेगी ही। खुशी ने अपने जले हुए हाथ को देखा और रूम की ओर भागी। तभी नीलम ने उसे रोक दिया और डांटती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, आधे घंटे में मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी? खुशी पूरी तरह कांप रही थी। एक तो वो पहले से ही कमज़ोर थी, ऊपर से सारे दिन काम और फिर जलने का दर्द, ये सब वो सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फिर उसके आंसुओं का सैलाब टूटा और वो रोती हुई किचन में चली गई। उसके जाते ही नीलम ने रीमा की ओर आई विंक करके कहा, क्या एक्टिंग की है मेरी बेटी ने। रीमा ने अपनी टी शर्ट को कॉलर को पकड़कर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ? वैसे मम्मा, कॉफ़ी मस्त थी, मन तो कर रहा था पी जाऊं, लेकिन फिर मज़ा कैसे ले पाते हम। नीलम मुस्कुरा दी। खुशी ने सबके लिए जले हुए हाथ से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर उस पर दवा लगा ली। भूख तो उसकी मर ही चुकी थी, इसीलिए उसने रूम को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आ ही ना सके और बैठ गई अपनी एक मात्र सहारा डायरी को लेकर, जिसमें लिखा था, जानता हूँ मेरी जान, बहुत मुसीबत में हो तुम। यकीन मानो, अगर मेरा आना मुकम्मल होता तो मैं आज तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत ना हारना। लड़ना तू सबसे, लड़ना एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत ना हारना मेरी जान। खुशी ने डायरी को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, आपको पता था क्या कि मेरे साथ ये सब होगा? अगर पता था तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए आप? क्यों अकेला कर दिया आपने? खुशी बैठे बैठे वहीं सो गई। उसकी नींद तब टूटी जब किसी ने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। खुशी ने टाइम देखा, सुबह के 9 बज चुके थे। वो उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने नीलम उसे गुस्से से घूरती हुई दिखाई दी। खुशी घबरा गई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि नीलम अब कुछ भी कर सकती है और आज तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद करने की हिकामत की थी। इसीलिए अब वो उसे डबल सज़ा मिलने वाली है। इसीलिए खुशी घबराते हुए कहने ही वाली थी कि नीलम बड़े प्यार से बोली, उठ गई मेरी राजकुमारी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। खुशी नीलम के बदले हुए रूप से हैरान थी। उसने झुककर देखा तो काला कोट पहने एक आदमी खड़ा खुशी को देख रहा था। आदमी को देख खुशी और ज्यादा घबरा गई। उसने नीलम की ओर मासूमियत भरी नजरों से देखकर कहा, ये कौन है? तभी आदमी बोला, मैं देखने आया हूँ कि आपके चाचा चाची आपको ठीक से रखते हैं कि नहीं। मैं आपके पापा का वकील हूँ, वसीयत में जो लिखा है उसी का आदेश फॉलो करने आया हूँ। खुशी का मन किया कि उस अनजान आदमी से लिपट कर रोए और बता दे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, लेकिन इस छल कपट से भरी दुनिया में वो किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती। उसके चाचा चाची कम से कम अपने तो हैं। वो अनजान आदमी न जाने क्या इरादा लिए बैठा हो। खुशी अपनी ही सोच में गुम थी कि आदमी ने कहा, ये आपके हाथ पर क्या हुआ? खुशी कुछ बोलने को हुई तभी नीलम बोली, ये तो कॉफ़ी गिर गई थी पीते हुए, ध्यान तो रखती नहीं है।
हाथ पर ही गिरा ली। ये कहकर नीलम हंसने लगी। खुशी नीलम की चालाकी पर हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आदमी नीलम को शक की नज़रों से देखते हुए आगे बोला, ये पहली बार था, मैं हफ्ते में एक दिन इनसे मिलने आऊँगा और कभी भी आ सकता हूँ। अगर आपने इनको इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं आप पर केस भी दर्ज करवा सकता हूँ, क्योंकि जय साहब के जाने के बाद विश्वास जी को जो कंपनी मिली है वो इन्हीं के कारण से मिली है कि अभी ये आपके साथ रह रही हैं। जिस दिन ये 18 साल की हो जाएंगी सब कुछ इनका हो जाएगा। अगर इन्होंने आपकी कोई शिकायत की तो ये जो ऐशो आराम आप ले रहे हैं सब खत्म। समझ गई आप? आदमी ने खुशी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर चला गया। उसके जाते ही नीलम गुस्से में बोली, खड़ी क्या है, जा जाकर नाश्ता बना, रीमा को कॉलेज भी जाना है। नीलम कहकर चली गई तो खुशी फिर हैरान रह गई। अब रोज खुशी को कुछ न कुछ सुनना पड़ता, लेकिन हाँ, अब उसे चोट नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि वकील 10-15 दिनों में उसे देखने आता था और खुशी की सलामती देखकर वापस चला जाता था। एक रोज खुशी ने फिर से अपने पापा की डायरी खोली, जिसमें उन्होंने लिखा था, आभास हो गया है मुझे किसी अनहोनी का, इसीलिए अब मैं बता दूं मेरी जान को कि कभी आपने अपने आप को अकेली मत समझना। एक शहजादा जो आएगा तेरे लिए, बस तू इंतजार करना मेरी जान। हो सके तो मेरे लिए। खुशी आज छत पर बैठी डायरी को अपने सीने से लगाए हुए थी। तभी रीमा उसके पीछे चुपके से आई और झट से डायरी को छीनकर उसे पढ़ने लगी। खुशी ने देखा तो उसने डायरी वापस छीनते हुए कहा, रीमा डायरी वापस करो। रीमा ने पन्ने पलटते हुए कहा, ओह ओह, पर्सनल डायरी, जरूर इसमें हमें गाली देती होगी तू, है ना? देखने दे मुझे क्या लिखती है। रीमा ने कुछ 2-4 लाइनें पढ़ी तो खुशी रोते हुए और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी डायरी दे दे रीमा, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। रीमा ने मुंह को गोल करके वो कहते हैं हुए 2-4 पन्ने पलटने लगी कि फिर डायरी को बंद करके बोली, लेकिन अब तो ये मेरे पास है और अब तू इसे नहीं ले सकती। ये कहकर रीमा ने डायरी को नीचे फेंक दिया। जब डायरी को रीमा ने फेंका तो खुशी को लगा मानो किसी ने उसका दिल निकाल कर फेंक दिया हो। डायरी को दूर जाता देख खुशी अधमरी सी हालत हो गई। तभी उसे गुस्सा भी आया और रीमा को एक थप्पड़ लगाकर बोली, जज्बात नाम की कोई चीज भरी है कि नहीं तेरी माँ ने तुझमें? खुशी से थप्पड़ खाने के बाद रीमा को भी गुस्सा आया और उसने कहा, तूने मुझे मारा? मुझे? रीमा ने खुशी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया कि खुशी डायरी को लेने के लिए सीढ़ियों की ओर भागी, जिससे रीमा का वार खाली चला गया। तभी खुशी ने जाते हुए उसको धक्का दे दिया। रीमा का सिर दीवार में जा टकराया। खुशी दौड़कर नीचे आ गई, लेकिन जब उसने डायरी को देखा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि डायरी पानी से भरे एक हौज में गिर गई थी और पूरी तरह भीग गई। खुशी डायरी को लेने के लिए हौज में कूद गई और हल्के हाथों से उसे पकड़कर बाहर लेकर आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसके सभी पन्ने भीग कर एक दूसरे से चिपक गए थे। खुशी ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और चिल्लाकर आसमान को देखकर बोली, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? इधर रीमा अपने सिर को पकड़कर नीचे आई और नीलम के कमरे की ओर बढ़ गई। रजत ने जब ये सुना तो उसे खुशी के साथ अपना रवैया याद आया। उसने भी तो खुशी का दिल दुखाया था, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। रोशनी ने बोलना जारी रखा, जब रीमा के सिर पर चोट लगी तो अपनी माँ नीलम के कमरे में आ गई, जहाँ नीलम फोन में लगी थी। जब उसने रीमा से सुना कि खुशी ने उसके साथ ऐसा किया तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बाहर आ गई और खुशी का नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगी। इधर खुशी अपनी गीली हुई डायरी को सीने से लगाए बैठी थी और रोए जा रही थी। डायरी के पन्नों पर पानी आने से उस पर लिखे सभी अक्षर धुंधले हो गए, जिन्हें पढ़ पाना नामुमकिन सा हो गया था। खुशी बुत्त बनकर बैठी रही। जब नीलम ने खुशी को सारे घर में देख लिया और वो नहीं मिली तो नीलम बाहर आई और उसे खुशी दिखी तो नीलम बिना सोचे समझे ही खुशी को पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। खुशी अपने पिता की आखिरी याद को खो देने के गम में थी, इसीलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। अक्सर जब हम किसी जान से प्यारी चीज को खो देते हैं तो हम अंदर से ये चाहते हैं कि हमें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन को सुकून मिल जाए। खुशी भी यही चाहती थी कि उसे सजा मिले और वो सजा उसे नीलम दे रही थी। खुशी ने एक भी आह नहीं निकाली जिसे नीलम सहन नहीं कर पाई, तो उसने खुशी के हाथ से डायरी छीनने की कोशिश की, लेकिन खुशी ने भी डायरी को कस कर पकड़ लिया और लाल जलती आंखों से नीलम को देखने लगी।
खुशी की आंखों को देखकर एक पल के लिए नीलम डर गई, लेकिन उसने डर को जाहिर नहीं किया और डबल रॉब के साथ बोली, अच्छा अब तू मुझे आंख दिखाएगी? तेरी तो आज खैर नहीं। नीलम ने जबरदस्ती डायरी ली और उसे फिर से पानी में फेंक कर बोली, अब क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? मार, मारना। खुशी ने जब डायरी को वापस पानी में देखा तो जो उम्मीद उसे थी वो भी खत्म हो गई। खुशी की सहन शक्ति खत्म हो गई। वो नीलम से बहस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने कभी नीलम के सामने जबान नहीं खोली थी। आज भी उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इसीलिए ने खुशी ने सिर झुकाया और वहां से चली गई। नीलम ने खुशी को जाते हुए देखा और टेढ़ी मुस्कुरा कर खुद से बोली, हूँ मुझे आंख दिखाती है, अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। खुशी अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुंह गिर गई और तब तक रोती रही जब तक कि उसके अंदर की आत्मा मर नहीं गई। आज वो आधी मर चुकी थी, क्योंकि आज तक वो अपने पिता की आखिरी निशानी को ही अपने पिता के साथ होने का रहने को महसूस कर लेती थी, लेकिन आज वो भी उससे दूर गई। खुशी बीमार हो गई, जिसकी परवाह किसी को नहीं थी, लेकिन उसी वक्त मनन आ गया और उसे संभाल लिया। साथ ही घर पर एक काम वाली रख ली जिसका नाम रोशनी था। साथ ही मनन ने हिदायत दी कि अब अगर खुशी को किसी ने कुछ कहा तो वो वापस आ जाएगा। इसीलिए नीलम मनन के आगे कुछ बोल नहीं पाई। मनन चला गया, वक्त बीता और वक्त के साथ खुशी बिल्कुल खामोश हो गई। खुशी अब किसी से कोई बात नहीं करती। मनन भी आता तो भी खुशी उससे कोई बातचीत नहीं करती। वो घर का कुछ काम करती और अपने कमरे में आकर बैठ जाती। विश्वास खुशी के पिता की कंपनी को संभाल नहीं पाया, जिससे जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों ने ही उसे धोखा दे दिया और कंपनी को अपने नाम करवा लिया। अब खुशी के नाम पर कुछ पैसे और एक घर था, जो नीलम ने जबरदस्ती खुशी से साइन करवाकर उन्हें अपने नाम करवा लिया। जो वकील खुशी के लिए आता था अब वो भी बदल चुका था, वो भी विश्वास की ओर मिल चुका था। कुछ वक्त और बीता और फिर नीलम ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने खुशी को बेचने के लिए विश्वास से बात की, लेकिन विश्वास को ये मंजूर नहीं था। खुशी उसके भाई की बेटी थी, वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन नीलम आज भी खुशी से बदला लेने को आतुर थी। इसीलिए एक दिन जब विश्वास घर पर नहीं था तो उसने किसी को फोन करके घर पर बुला लिया। खुशी अपने कमरे में चेयर पर खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस वक्त रोशनी खुशी के पास आया करती थी, इसीलिए खुशी ने दरवाजा खोला तो सामने नीलम को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी नीलम के पीछे से एक आदमी खुशी के सामने आया तो खुशी ने नीलम को सवालियों नजरों से देखा, जिस पर नीलम ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदमी ने खुशी को देखकर कहा, हाँ है तो खूबसूरत, लेकिन ये कमजोर ज्यादा है और कमजोर लड़कियों को पसंद कम किया जाता है। नीलम ने आदमी की ओर मुड़कर कहा, तो कम पैसे दे देना, लेकिन अभी इसको यहाँ से लेकर जा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। खुशी ने जब ये सुना तो उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से बंद करके दरवाजे से सट कर बैठ गई। उसका मन किया कि अभी वो पंखे से लटक जाए। यही सोचकर वो आगे बढ़ गई और एक दुपट्टा लेकर उसे पंखे से बांधने लगी, लेकिन तभी उसका हाथ रुक गया। खुशी ने दुपट्टे को एक और फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं बैठ गई और अपने पिता की कही बात को दोहराने लगी, जब मन करे तो रो लेना, जब मन करे तो सो लेना, लेकिन जब मरने का मन करे तो थोड़ा सोच लेना। मरने से क्या सब सही हो जाएगा? तुम्हें लड़ना है इस दुनिया से, इंतजार करना है उसका। एक दिन वो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, बस तुम इंतजार करना। खुशी ने खुद से कहा, मैं कब तक इंतजार करूं और किसका इंतजार करूं? कोई नहीं आएगा मेरे लिए। आज खुशी रुक गई, लेकिन कल का दिन फिर उसे मर कर गुजारना था। रोशनी आई और उसने दरवाजा खटखटाया तो खुशी डर से कांपने लगी। जब रोशनी ने बाहर से आवाज लगाई तब खुशी ने दरवाजा खोला और रोशनी के गले लिपट कर जोर जोर से रोई। रोशनी के अलावा था ही कौन जिससे वो बात कर पाती। खुशी ने रोशनी को सब बात बताई तो रोशनी ने कहा कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होने देगी, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रोशनी ने खुशी को सांत्वना दी और चली गई। अगले दिन रोशनी नहीं आई तो घर के सारे काम खुशी को करने थे। खुशी किचन में खाना बना रही थी कि नीलम का भाई जो यहाँ आया हुआ था
उसने खुशी को देखा और फिर बोला, तुम कौन हो? यहाँ कभी दिखी नहीं पहले। खुशी कुछ नहीं बोली। नीलम दरवाजे पर अपने हाथों को बांध कर खड़ी थी। उसने अपने भाई से कहा, ये इस घर की महारानी है, आज काम वाली नहीं आई, इसीलिए खाना बनाने आई है, फिर अपने रूम में चली जाएगी। खुशी अब भी कुछ नहीं बोली तो नीलम वहाँ से चली गई। उसका भाई भी उसके पीछे पीछे चला गया। खुशी ने खाना बनाकर रख दिया और अपना खाना लेकर रूम की ओर जा रही थी कि नीलम का भाई नवीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। खुशी ने उसे घूर कर देखा और साइड से अपने कमरे में चली गई। नवीन भी पीछे पीछे आया और जब खुशी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो नवीन ने दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खुशी ने दरवाजे को बंद करने के लिए जोर लगाया। तो दोस्तों, ये पार्ट यही समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को ये पार्ट पसंद आएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।